Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 3, Knowledge 1 paper. All questions are knowledge based. That means your memorization is checked. कि आपने कितनी अच्छी तरह से याद की है. There are total 26 questions and which have 12 MCQs, 3 long and 11 short questions. So first MCQs is minus 122 kilojoule per mole is electron affinity of. तो ये आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले टॉपिक के अंदर एक टेबल मेंशन है, उसमें सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखी गई हैं. ठीक है, तो वो ए ऑप्शन है सी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है -122. ठीक है, तो थोड़े से टेबल्स होते हैं केमिस्ट्री में, तो सारे ही अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है. सेकेंड है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अ पीरियोडिक टेबल वाज दैट इट प्रिडिक्ट डैश अनडिस्कवर्ड पार्टिकल. यानी इट प्रिडिक्ट, ये पूरी एक स्टेटमेंट है. एज सच आपकी जो बुक की वर्डिंग होगी वो आपने देख लेनी है और उसमें इनमें से जो चीज़ लिखी है वो लिख देनी. ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ क्वालिटीज़ भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक में वर्डिंग है वही आप. तो देखते हैं बुक में क्या है. ये आपके पास बुक में लाइन लिखी है फर्स्ट पेज पे. ठीक है, one of the significant feature of the table was that it predicted the properties of those elements which were not even discovered at that time. ठीक है, तो properties का वर्ड लिखा है तो आपने भी properties को ही टिक करना है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट, द पीरियोडिक टेबल कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर. अब यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन तो पीरियोडिक टेबल आपको पता है साइंटिस्ट को भी देता है, स्टूडेंट्स को भी देता है, ठीक है, टीचर्स को भी देता है, सबको देता है, लेकिन आपने इसमें से वही सिलेक्ट करना है जो आपकी बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखी गई है. लाइक यहाँ पर आपके पास लिखा गया, द पीरियोडिक टेबल कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट. ठीक है, तो साइंटिस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन. मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यहाँ पे किसके ऊपर बेस करता है? एटॉमिक मास के ऊपर. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, क्योंकि सब शेल पे तो कोई भी नहीं बेस करता है, तो क्रॉस हो गया. ठीक है, फिर सी और ए जो है वो दोनों एक ही बात है. वैसे एटॉमिक नंबर और जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप तभी लिखते हैं जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो, तो इसी पे बेस करती है. तो ये दोनों एक तरह से एक जैसे ऑप्शन है, ए और सी. ठीक है, लेकिन दोनों ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए यूज होते हैं, लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो ओल्ड था और वो एटॉमिक मास पे बेस करता था. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. 6th and 7th पीरियड्स आर कॉल्ड. ओके, सो इसमें बच्चों जी अगर आप शॉर्ट पीरियड देखो तो वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं फर्स्ट पीरियड को. ठीक है, फिर सेकंड एंड थर्ड को नॉर्मल कहते हैं, फिर आगे लॉन्ग आता है. 6 and 7 वेरी लॉन्ग पीरियड है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड. एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किए? बुक में स्टेटमेंट है एच मूजले ने. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है, वर्टिकल कॉलम ऑफ टेबल. जो वर्टिकल कॉलम होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रुप. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, लाइन और रो तो आपके चैप्टर में नहीं है, तो ये दोनों आप इजीली स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट, पीरियड जो है वो तो होते हैं हॉरिजॉन्टल रो. ठीक है, तो वर्टिकल जो है वो ग्रुप कहलाता है. सी. 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल. 32 एलिमेंट्स किसमें पाए जाते हैं? पीरियड नंबर 6 में. ठीक है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? टोटल 7 पीरियड्स. बी ऑप्शन. नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन नॉर्मल पीरियड. नॉर्मल पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 8. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल इज. टोटल ग्रुप्स कितने हैं? बी 18. नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज. बी ऑप्शन इज करेक्ट, किलो जॉल पर मोल. नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. ठीक है, आप पूरी इसी तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनिज़ारो. कैनिज़ारो साइंटिस्ट का नाम है जी, और उसकी आप कंट्रीब्यूशन लिखेंगे जी. तो उसकी कंट्रीब्यूशन है बच्चों, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनिज़ारो इज अ डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 1860. ठीक है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये मेंशन भी है.
कैनिज़ारो, ठीक है। तो उसने क्या किया था, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स के डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें आप लिखेंगे द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब तक आपको एटॉमिक नंबर ना पता हो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्केमिस्ट। ओके, सो अल्केमिस्ट आ जाएंगे, आपके पास पिंक बॉक्स है, उसमें अल्केमिस्ट के बारे में लिखा गया है, दिस वन हियर। ओके, तो अल्केमिस्ट के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। अल्केमिस्ट एक ओल्ड साइंटिस्ट थे 4000 ईयर्स पहले, ठीक है। तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया था कुछ साइंस में, तो उन्होंने एक तो ज़ाहिर ओल्ड थे, उनकी अपनी सोच थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनका सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उनकी सर्च वगैरह से बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। तो फर्स्ट उनका ऑब्जेक्टिव ये है चेंज कॉमन मेटल्स इनटू गोल्ड, ठीक है। वो कहते थे कि आम मेटल्स को भी गोल्ड में चेंज कर दें, ठीक है। सेकेंड उनका ये था कि फाइंड क्योर टू डिजीजेस, बीमारियों के इलाज ढूंढना, एंड गिव इटर्नल लाइफ टू पीपल, यानी कि बहुत लंबी ज़िंदगी देना लोगों, लेकिन ये उनके हाथ उनका काम नहीं है, ठीक है, तो अल्लाह ताला के हाथ काम है, तो है उनके ये दो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर so that the properties of the elements increase after regular intervals, ठीक है। ये आप लिखेंगे इसमें कि एटॉमिक नंबर के पैटर्न पे अरेंज किया गया था। नेक्स्ट है जी व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस आर एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, ठीक है, ये दोनों ही यूज होते हैं। नेक्स्ट इज अ डिफाइंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की आप डेफिनेशन नोट कर लें। A table of the chemical elements arranged in order of atomic number, usually in rows, so that elements with similar properties appear in vertical columns, ठीक है। तो ये आप पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है। ये मॉडर्न के लिहाज से मैंने लिखवाई है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस करता है, और इस तरह से वो रोज़ में टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वर्टिकल कॉलम्स में एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास फीचर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिक्स हुआ हुआ है मेरा, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में होगा। है क्या कि वो जो एस और टी ब्लॉक के दरमियान में जो एलिमेंट्स आते हैं, जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, वो है डी ब्लॉक दैट लाइज बिटवीन द एस एंड टी ब्लॉक, ठीक है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द पीरियड नंबर 4, 5 एंड 6। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल है, या आपका पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें बच्चों ये इस तरफ ये दोनों जो है एस ब्लॉक हैं, इस तरफ सारा ये पी ब्लॉक है। जो दरमियान के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें हर रो में 10-10 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है ये, और ये टोटल 3 रोज हैं, रो नंबर 3, 4 नहीं 4, 5, 6। तो ये 10-10 एलिमेंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका नाम भी ट्रांजिशन का मतलब है दरमियान, तो ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान में आती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 47 के लास्ट में लिखी हुई, और एग्जाम्पल आपने कॉट कर देनी है। इनमें से किसी का भी आप नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल निकल, कॉपर, पोटेशियम, इनमें से किसी का भी नेम्स आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे तो कैटेगरी आपको नज़र आ रही है, एग्जांपल लिखनी है, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये कैटेगरी नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए आपने खुद से याद रखना है कि आपने यहाँ एग्जांपल ऑड करनी है। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट है डिफाइन ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप की डेफिनेशन है और पीरियड की है पेज नंबर 47, हाँ जी 47 के ऊपर हेयर
ये ग्रुप्स हैं। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, और पीरियड में द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, वर्टिकल का मीन्स है जो ऊपर से नीचे जो अरेंज किए गए हैं कॉलम की फॉर्म में, जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे, तो वो जो है ग्रुप्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है, वो हैं रोज, उन्हें कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, लाइक इस साइड इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में देखा जाए तो दे आर कॉल्ड पीरियड्स, लेकिन अगर ऊपर से नीचे देखा जाए तो दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। और साथ में आपने इनकी नंबरिंग लिखने के टोटल कितने हैं। ठीक है, तो आगे इन्होंने लिखा है ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू 1 to 18, यानी टोटल 18 नंबर हैं इनके। और जो पीरियड है यहाँ पे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये भी आपको लाजमी साथ मेंशन करना पड़ेगा, उसका भी आपका देखना 1 मार्क। नेक्स्ट है जी डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन है आपके पास पेज नंबर 53 के ऊपर। Here, electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, isolated gaseous atom यानी वो गैस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि गैस स्टेट में ज़्यादा चांसेस होती है रिएक्शन करवाने की, क्योंकि आपको पता है गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडमली बिखरे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन का निकलना और ऐड होना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो गैस स्टेट में एटम हो तो उसके सबसे बाहर वाले शेल में कोई इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लाइक उसने फ्लोरीन का बताया, एग्जाम्पल आप देंगे, फ्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो माइनस चार्ज आ जाता है, एनाइन बन जाता है F माइनस, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई -328 किलोजोल पर मोल। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें आपने फीचर्स के आपके हाफ मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन आगे जो एक्सप्लेनेशन आएगी, जो ब्लॉक्स की एक्सप्लेनेशन है उसके आपके हाफ मार्क्स हैं, यानी वो भी आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपके पास है सैलिएंट फीचर्स, ये सारे आप लिखेंगे। ये जो 4 ब्लॉक्स का लास्ट पॉइंट में जिक्र कर रहा है, उन ब्लॉक्स की उसमें आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये मेरा तो मैसअप हुआ हुआ है, लेकिन आपकी बुक में है। ठीक है, क्लियर, तो ये आपने ये भी लाजमी लिखनी है। ओके, तो सैलिएंट फीचर इसके क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनकी तादाद 7 है, यानी हॉरिजॉन्टल मैंने अभी पहले भी बताया था जो इस तरफ को जा रही है, यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये जो लेफ्ट टू राइट है सारी इन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, इनकी तादाद कितनी है आप ये देखें, यहाँ पे लिखिए 7। ठीक है, टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 है, 7 इन्हें कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, अच्छा अब उसने आगे एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट पीरियड जो उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। देखें, ये 1 है, पीरियड नंबर 1, इसमें एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। ठीक है, फिर सेकेंड और थर्ड जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, और फिर जो 6th पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। आप कहेंगे कि कैसे, तो बच्चों ये जो स्टार लगा हुआ है, ये स्टार
वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, यानी ये सारे जो नीचे लिखे गए हैं ये यहाँ पे दरमियान में आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 18 एलिमेंट्स यहाँ पर भी आएंगे, टोटल यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 18 एलिमेंट्स। ठीक है, और जो 7 है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 7 जो है वो इनकम्प्लीट है अभी। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल ओनली 23 एलिमेंट्स ही हैं। हेयर यू कैन सी 23 एलिमेंट्स 7 में। ठीक है, थर्ड है जी जो पीरियड होता है एक, उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एक पीरियड जो है, जो मैंने अभी बताया कि लेफ्ट टू राइट, इन सब की प्रॉपर्टीज यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, फिर आगे वो ग्रुप पे आता है कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 ग्रुप्स हैं, और ये ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, ये कॉलम्स बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं ग्रुप्स। ये टोटल 18 है। नेक्स्ट तो कहते हैं जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, उसके अलावा जी 6 है कि एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक्स में उन्हें किया गया है। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में उन्हें क्लासीफाई किया गया है। वो ब्लॉक्स इस हिसाब से हैं कि जो एलिमेंट है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में फॉल करता है, उस हिसाब से इनके 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फॉल करता है, यानी एस सब शेल में आता है। SPDF 4 सब शेल्स है ना, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन उनमें से किस में आता है? S में आता है, P में आता है, D में आता है या F में आता है। तो उस हिसाब से इनके ब्लॉक्स बनाए गए। ठीक है, तो आगे उसने ब्लॉक्स के बारे में बताया है कि पहले ब्लॉक की डेफिनेशन है कि सब शेल की कंप्लीशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखते हैं बच्चों, तो उसके एंड पे जो आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे लास्ट में किसी भी एलिमेंट की, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की क्या है? 1s1 है ना, यानी आखिरी जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो S में जा रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन S ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सपोज कर लो कार्बन है, सपोज करें कार्बन का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पूरी लिख ली, तो उसका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो आप देखो कि किस में जाता है? P में जाएगा। तो दैट मीन्स कार्बन P ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए। इस तरह से ब्लॉक हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो किस सब शेल में फॉल करता है, उस हिसाब से इनके ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ये जो पहले 2 ग्रुप्स हैं इनके सारे एलिमेंट्स जो हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो S में फॉल करता है, S सब शेल में। दैट मीन्स ये S ब्लॉक है पहले 2 ग्रुप्स। ठीक है, फिर ये जो लास्ट 6 हैं, ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे P ब्लॉक कहलाते हैं, क्योंकि इनका एंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो P में लाई करता है। इसी तरह जो सेंटर वाले सारे हैं वो D ब्लॉक हैं, बिकॉज इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो D में जाता है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था। फिर जो ये नीचे वाले हैं 2 सीरीज, इन्हें कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनके सबसे बाहर वाला शेल F सब शेल में जाता है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, राइट इट्स स्ट्रैंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी here. Okay, so ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom का मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि गैस स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको निकालना इजी होता है, इसलिए इसके लिए ये वाली वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इस स्टेट में किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में से, वैलेंस का मतलब है सबसे आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाले शेल में से जो सबसे लूज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा न्यूक्लियस की तरफ, जो सबसे लूज है, ठीक है, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है। तो सोडियम है, सोडियम का जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसे प्लस चार्ज आ गया उसके ऊपर, Na+ बन गया और उसमें इतनी एनर्जी चाहिए थी 496। ठीक है,
इसका यूनिट है किलो जॉल पर मोल, और इसको डेल्टा एच कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि जो अमाउंट है एनर्जी की, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, अभी तो ये है ना, अगर इसमें से एक और निकालोगे तो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, यानी इसी सोडियम आयन में से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ज़रूरी नहीं कि एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाले, कुछ एटम्स हैं जो एक से ज़्यादा भी निकालते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो फिर उनके लिए उनकी सिर्फ एक आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं होती, उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। लेकिन सोडियम की एक ही होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। फिर आपके ट्रेंड्स आ गए, ठीक है, कि जब हम पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल का एक पीरियड है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। पहले आपने ट्रेंड याद करना है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और ऊपर से नीचे डिक्रीज, ठीक है। ये याद करेंगे तो फिर आप रीजन भी लिख पाएंगे। रीजन क्या है कि लेफ्ट से राइट जब आप देखते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, फिर 4 5 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो दैट मीन्स अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है बच्चों, तो न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स को वो टाइटली खींच के रख रहा है तो फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में इतना टाइटली खींचा होगा तो कैसे निकलेंगे, तो उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जो है इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इस वजह से इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है जी, अगर आप ऊपर से नीचे आओ, आप ये देखें ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। वजह देखें, ऊपर से नीचे जब आते हैं बच्चों हमेशा शेल्स बढ़ते हैं, जब शेल बढ़ते हैं तो शेल बढ़ने से जब शेल जितने ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बहुत बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस की अपने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे पावर ही नहीं रहती, होल्ड ही नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन इतने लूज हो जाते हैं कि वो ईजिली निकल जाते हैं और उनके लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। इसलिए एनर्जी कम रिक्वायर, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, हमारे पास जैसे ऊपर से नीचे मैंने कहा ना कि शेल बढ़ते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करें ये कोई ऊपर वाला है, इसमें एक शेल है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट है यहाँ पर, इसके अंदर शेल बढ़ गए, 2 शेल हो गए, फिर उससे नीचे वाला है उसके अंदर शेल और बढ़ गए, 3 शेल हो गए, ठीक है। तो इस तरह एक और है, उससे भी नीचे वाला, उसके अंदर शेल मजीद बढ़ गए, 4 शेल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से शेल्स ऊपर से नीचे जाते जाते बढ़ते जाते हैं, उससे क्या होता है, ये देखिए जितने ज़्यादा शेल हो गए उतने ज़्यादा जो न्यूक्लियस है सेंटर में प्लस चार्ज, प्लस का काम क्या है, ये बाहर वाले माइनस वालों को अट्रैक्ट करना, भाई माइनस है ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो न्यूक्लियस का काम है माइनस को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जब शेल इतने ज़्यादा हो जाएंगे, देखिए दरमियान में इतने सारे शेल्स आ गए तो न्यूक्लियस सबसे बाहर वाले को कहाँ अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। सबसे बाहर वाले उससे बहुत दूर हो गए तो वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड हो गया, लूजली बाउंड, तो इसको निकालना वेरी इजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत इजी है, इसलिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी ज़्यादा, तो लेस आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। लेकिन अगर हम पहले वाले के देखें, यहाँ पे तो न्यूक्लियस इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बहुत अच्छी तरह खींचा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट मीन्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये वजह है कि जब हम
ऊपर से नीचे आते हैं, शेल्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे होल्ड नहीं रह पाता, क्योंकि दरमियान में शेल्स बहुत सारे आ गए, तो इसलिए इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है, एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, तो इसलिए एनर्जी लेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक है। हमने हेडिंग्स बना के हर चीज़ को लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, ट्रेंड्स, उनके रीजंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, राइट इट्स स्ट्रेंथ इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगेन आप लोगों ने सब कुछ लिखना है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, ट्रेंड, उनके रीजन। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट के लिए आपको मैं ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन, ये देखें, जो अभी हमने बल्कि यहीं से देख लें, ये देखें बच्चों, ये जो दरमियान ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं। ठीक है, ये सबसे बाहर वाला शेल है। जो दरमियान वाले शेल हैं, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है तो बाहर वाले सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, माइनस चार्ज वालों को, लेकिन कितना खींचेगा, इस वाले को सबसे ज़्यादा खींचेगा ना, फिर उसको कम, फिर उसको कम, फिर एंड वाले को सबसे कम। ठीक है, एंड वाले को क्यों वो सबसे कम खींच रहे, क्योंकि दरमियान में मजीद शेल्स आ गए। ठीक है, तो मजीद शेल्स आने की वजह से एंड वाले को वो इतना नहीं खींच रहा। ठीक है, तो एंड वाले जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो करीब वाले शेल को तो बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, लेकिन एंड वाले को उतना नहीं मिल रहा। ठीक है, तो लास्ट शेल को, या हम इसको कहते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का चार्ज कम फील हो रहा है देन द एक्चुअल चार्ज। उसका एक्चुअल चार्ज है वो नहीं फील हो रहा, उससे थोड़ा सा कम फील हो रहा है बाहर वाले शेल को। ठीक है, तो वो जो कम फील हो रहा है उस चार्ज को कहते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड अफेक्टिव। ठीक है, देखें डेफिनेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन experience less nuclear charge than that of the actual charge, ठीक है, which is called effective nuclear charge। ठीक है, तो अब इसकी वजह से, इस effective nuclear charge की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स, जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस की फोर्स को एंड वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देते। ठीक है, दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ही नहीं ना उसको चार्ज फील हो रहा पूरा, तो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन एक शील्ड का काम कर रहे हैं, रिकावट का काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस के दरमियान और सबसे बाहर वाले शेल के दरमियान एक रिकावट बने हुए, शील्ड बने हुए। सो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये देखें, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, यानी जो दरमियान वाले शेल हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शील्ड कर रहे हैं किस चीज को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस को फेल्ट बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो बाहर वाले शेल फील कर रहे हैं उस फोर्स को दरमियान वाले शेल कम कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, शेल ज्यादा होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहता है ऊपर से नीचे जो शील्डिंग इफेक्ट है ग्रुप में, ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। ठीक है, बढ़ता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। उसकी वजह क्या है, अभी मैंने जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बताया, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, शेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आते आते शेल बढ़ रहे हैं। जब शेल ज़्यादा होंगे तो जाहिर है दरमियान वाले शेल जो हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स को एंड वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देंगे। दरमियान वाले शेल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो शील्ड करेंगे न्यूक्लियस की फोर्स को। ठीक है, तो इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, शेल्स बढ़ते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह कहते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। थैंक यू।